हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2013 के फर्स्ट पेपर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो 2012 वाला सॉल्व किया गया था जो कि चैनल पर अपलोड है, आप वहां प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका सेकंड वीडियो आज अपलोड होने जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है आपका, वो है कि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो शिक्षण सामग्री को श्याम रूप में लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना और शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो महत्वपूर्ण तथा जो उल्लेखनीय बिंदु होते हैं उसको जो है वहां पे ऊपर मेंशन कर देना। ठीक है, तो जैसे कोई डेट वगैरह हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं। ठीक है, या जैसे हम कोई थिंकर्स पढ़ा रहे हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ कब है, वो कहाँ से है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय जो उनके पॉइंट है उनको साफ शब्दों में ऊपर ही मेंशन कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है वो कौन सी है। ठीक है, तो जो वर्तमान में अध्ययन की जो अत्यधिक प्रभावी विधि है वो कौन सी है, तो वो है मिश्रित अध्ययन, यानी ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो करेक्ट अध्ययन होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए वर्तमान में क्या है, स्वतः अध्ययन भी लोग कर रहे हैं, यानी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आमने सामने फेस टू फेस लर्निंग है, ई लर्निंग है। ठीक है, मिश्रित अध्ययन है, तो मिश्रित अध्ययन मतलब सभी हम ऑनलाइन ऑफलाइन जो है चीजें अपना कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अपना जो है सारी चीजें हैं। ठीक है, तो नोट्स वगैरह खुद बना रहे हैं, नोट्स अपना ये बना भी रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तमाम चीजें हैं, तो इसमें ये जो है क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें खासकर ऑनलाइन चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो कोविड के बाद में देखिए सारी चीजें अब तो उच्च शिक्षा और हर जगह पे मतलब ऑनलाइन ही चीजें चल रही हैं। ठीक है, यानी आप कहीं भी रहिए दूर दराज तो भी आप ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका इग्नू वगैरह देखिए है, तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। तो मिश्रित अध्ययन जो है वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर जो शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, तो क्योंकि वे क्या कर सकती हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं वे। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां पे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने आते हैं, तो उसमें जो शिक्षिका होती है वो बच्चों से प्यार और स्नेह के साथ में उनको उनसे व्यवहार करके, देखिए मिड डे मील वगैरह भी वहां पे चलता है। ठीक है, तो ये सब सारी सुविधाएं हैं, और तो स्नेह और व्यवहार उनके साथ में करके उनको अच्छे से जो है प्राथमिक शिक्षा दे सकती है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी। पढ़ने से ही लग रहा है कि और ऑप्शन इसमें सही नहीं होंगे, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो अध्ययन का उच्चतम स्तर है वो कौन सा है, श्रृंखला अध्ययन, समस्या समाधान अध्ययन, उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन, सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स होगा वो होगा समस्या समाधान अध्ययन, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, तो अध्ययन का जो उच्चतम स्तर है वो है समस्या और समाधान अध्ययन। जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ टेस्ट होता है, ठीक है, पीजीटी का, पीजीटी का हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पीजीटी में 125 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब लोग अपना पेपर दिए, लेकिन जब नेक्स्ट डे सॉल्व आंसर की सेंड की गई तो उसमें मान लीजिए कि 5-6 प्रश्न डिस्प्यूट हैं। ठीक है, वो चाहे प्रीवियस ईयर में आए हों या कहीं से भी पेपर को बनाया गया। ठीक है, तो वहां पे भी वो आयोग वगैरह के जो आंसर की रहती है वहां पे भी गलतियां रहती हैं, तो वही चीजें लग गई। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो अब ये चीजें हो गई ना कि अब वो जो डिस्कशन है वो सबसे मेन हो गया कि यानी जो समस्या है तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, यानी जो डिस्प्यूट है उनको दूर करना। तो फिर सर ने क्या किया कि अब जो है उसको अगले दिन क्या होता है कि सॉल्व किया जाता है, यानी जो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई कि डिस्प्यूट, यानी 5-6 प्रश्न उसमें डिस्प्यूट निकल गए। वही डिस्प्यूट तो मेन है आपके ना। अब मान लीजिए आपने उस डिस्प्यूट को नहीं देखा, आप वही लर्न करके चले गए, तो एग्जामिनेशन में क्या होगा कि वही 2-4 प्रश्न का ही तो सारा खेल है। ठीक है, तो वही जब गलतियां वहां हो जाएंगी तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए समस्या समाधान अध्ययन, यानी चीजें क्या है
कि आप जो डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अगर मान लीजिए बाई चांस एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे वो ना गलत हो, ठीक है। तो अध्ययन का जो ऐसे तमाम चीजें हैं, ये तो एग्जाम्पल था खैर एक छोटा सा, मुझे अभी दिमाग में था तो मैंने बता दिया। ऐसे बहुत सारे अध्ययन के जो उच्चतम स्तर हैं उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है, समस्या समाधान अध्ययन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब। तो कोई टीचर है वो जो है शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर कब आनंदित होता है, ठीक है। तो वो कब आनंदित होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है जब वो, ठीक है। यानी जब उसके स्टूडेंट क्या करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एक कंपटीशन का भाव हो गया ना, उच्च पदाधिकारियों के बहुत समीप होता है, ये भी नहीं है। उसका विद्यार्थियों पर अपना नियंत्रण हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों से आदर प्राप्त होता है, कैसे, अब इसका एग्जाम्पल भी है। देखिए जब हमारे यहाँ मान लीजिए कि जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मान लीजिए हमने ये आपका जो नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था या जो भी अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको चैनल पर अपलोड करती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए वहां पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनका स्क्रीनशॉट और वो सब चीजें अपना भेजते रहते हैं कि मैम जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर से मुझे बहुत लाभ हुआ, ठीक है, और आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। आप कमेंट में देखेंगे तो वहां पे लोग लिखते भी हैं। तो उससे क्या होता है, हमें एक मतलब रिस्पेक्ट, यानी लिखते हैं कि हाँ मतलब ये चीजें हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन जब होता है तो उससे क्या होता है, उससे वो व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक शिक्षक के लिए जो है समझ लीजिए एक गिफ्ट है उसके लिए। तो ये हो गया ऑप्शन बी, यानी विद्यार्थियों से जब वह अपने आदर प्राप्त करता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें तो है ही, लेकिन ये सबसे बड़ी मेन चीज है, ठीक है, कि विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है कोई शिक्षक, तो सबसे ज्यादा उसके लिए वो आनंद पल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में अधिक से अधिक बोलना चाहिए, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में अधिक नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द जो निहित होते हैं उनमें क्या होगा इसमें, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि कक्षा में जो शिक्षण आपके उपकरण है, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यानी कक्षा में शिक्षण जो उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगला है हमारा 2013, यानी ये जून 2013 का ऊपर वाला था, और ये हम दिसंबर 2013 वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। तो देखिए हमारे घर में या बाहर कहीं भी लोग होते हैं ना, तो कुछ बाधा डालते ही रहते हैं, ठीक है। यानी जब तो ऐसे क्लास में भी होता है कि व्याख्यान आप दे रहे हैं, ठीक है, कक्षा में, और मान लीजिए वहां पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे आपस में ही बतिया रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें भी आप सीखने के लिए प्रेरित करिए कि भैया जीवन यही नहीं है इसी क्लास में, इससे बाहर भी आपको निकलना है, ठीक है। तो ऐसा उन्हें मोटिवेशन दीजिए कि वो भी जो आगे का फ्यूचर है उसके बारे में सोचे ना, कि यही क्लास तक सीमित नहीं रहना है, क्लास के बाहर भी जाना है, और भी लाइफ है। तो हम ऐसे ही अपना बिहेव रखेंगे तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो उन्हें आप मोटिवेट कीजिए ताकि वो जो है उससे प्रेरित हो और वो जो बाधा डाल रहे हैं वो ना डालें, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। तो जो प्रभावी शिक्षण है, इफेक्टिव टीचिंग, वो क्या है। तो प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है, शिक्षक का संतोष, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और उसे समझाना, व्यवसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और उसे समझाना, ठीक है, यानी उसे लर्निंग कराना और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो शिक्षक का जो प्रभावी शिक्षण है उसमें क्या आता है कि कोई शिक्षक है वो छात्रों को पढ़ाए भी
और उसे क्या करे, अंडरस्टैंडिंग यानी उसको समझाए भी, ठीक है। यानी जैसे क्या होता है कभी कभार कि देखिए कभी कुछ बच्चों को तुरंत चीजें लर्न हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को लर्न नहीं होती हैं, लर्निंग प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें क्या कहा जाता, कैसे मतलब उसको चीजों को, तो उनको छोटे छोटे ट्रिक बताने पड़ते हैं कि आप इस चीज से लर्न करिए तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एक परिभाषा है ना सोरोकिन की, तो हम लोग समझाते हैं कि घड़े के शांत पानी की तरह, ठीक है। तो शांत पानी सोरोकिन यानी हम लोगों ने ऐसे लर्न किया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मतलब एक ट्रिक यानी उस बच्चे को पढ़ाना भी है और उसे समझाना भी है, यानी उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलपमेंट करना है छात्र का। यानी उसको ये नहीं कि हम अपना पढ़ा दिए उसको लर्न हुआ या नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब आप उसको पढ़ाइए भी और उसको समझाइए भी ताकि उसके दिमाग में प्रॉपर वो चीजें बैठ जाए, ठीक है। देखिए आप अपना अच्छे से पढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें नहीं लर्न होती हैं, लर्न होती हैं, किसी किसी को तुरंत आ जाती हैं, किसी किसी को थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो हर छात्र को लेके चलना होता है, हर व्यक्ति की फीलिंग समझनी पड़ती है, ठीक है। तो शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और उसे बेहतर तरीके से समझाना, मोटिवेट करना, ये होता है प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव जो टीचिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो अधिगम का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है वो क्या है, कौशल अर्जन, व्यवहार संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन या ज्ञान को दिमाग में बैठाना, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो अधिगम है उसका सबसे उपयुक्त जो वो है व्यवहार संशोधन यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अधिगम यानी आपने जो है लर्निंग की है, सीखा है, तो आपका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है और लोगों की अपेक्षा में, ठीक है। तो आपके व्यवहार में चेंजिंग आ जाती है, व्यवहार संशोधन यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए लोग कहते हैं ना कि भैया वो पढ़े लिखे हैं उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं तो उस व्यक्ति के व्यवहार में भी क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समझाने का मेरा एक तरीका, मैं चाहूँ तो सिर्फ आंसर बता दूं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है, और ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको भी जो अभी ऊपर बताया नहीं कि समझाना, यानी ये तो लिखा ही है, बुकों में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब हम डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में लर्न हो जाती हैं। जब एग्जामिनेशन में मान लीजिए इस टाइप के, भाई टीचिंग से रिलेटेड तो आपके सिलेबस में तो कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड, तो कम से कम एक जो समझ डेवलप हो जाती है, तो उसी आधार पर हम अपने क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसका मोटो। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग जो प्रोसेस है, उसे इन ऑर्डर करना है, ठीक है। यानी उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, ये बताना है कि सबसे पहले फिर क्या फिर क्या, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंड्स होगा सबसे पहले आपका ये आईबी यानी आपका हो जाएगा शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। यानी जो आपने लक्ष्य बनाया है, ठीक है, मान लीजिए आपने बनाया है नेट का लक्ष्य बनाया कि हमें नेट करना है, तो उसे आप सूत्रबद्ध कीजिए, यानी एक अपना लिखिए, उसको दीवार पे चिपकाइए। बहुत लोग करते हैं ना ये सब, सूत्रबद्ध करते हैं कि मेरा ये टाइमिंग है, ये मैं उठूंगी, या मैं इस दिन फर्स्ट पेपर, या इस दिन मेरा सब्जेक्ट होगा। तो ये सब क्या होता है, सूत्रबद्ध करना, ये हो गया। फिर उसके बाद में आपका क्या हो गया, वन, यानी वर्तमान जो आपका ज्ञान है उसे पहले के ज्ञान से जोड़ना। यानी आप मान लीजिए अपना नेट का लक्ष्य बनाए, तो जो वर्तमान ज्ञान है और पहले, यानी पहले का ज्ञान मतलब क्या हो गया कि जो आपने एमए में पढ़ा हुआ है, आपका जो सेकंड पेपर समाज शास्त्र या जो भी सब्जेक्ट है जिसकी एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है, तो उसका वर्तमान ज्ञान यानी जो अभी हम पढ़ने चल रहे हैं, और पहले के ज्ञान से हम रिलेटेड हो जाते हैं, यानी उससे जोड़ते हैं कि मेरा ये चीज तैयार है थिंकर्स में या कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये सब चीजें जोड़ लिए। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुनर्शिक्षण, ठीक है, क्या करेंगे, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, शिक्षण सामग्री का। तो यहाँ पे हाँ ये हो गया आपका ऑप्शन डी इसमें होगा, क्योंकि फिर देखिए सबसे पहले तो आपका शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध किया, फिर हमने वर्तमान ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वन, फिर यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2 नंबर पे, यानी वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ेंगे, और फिर हम आएंगे तीसरे नंबर पे, यानी शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। यानी शिक्षण सामग्री जो भी हमारे पास में सामग्री है, जो नोट्स हैं, टेस्ट हैं, ठीक है,
सारी चीजें हैं उनका हम अपना एक प्रस्तुतिकरण करेंगे कि मेरे पास में ये चीजें हैं, अब क्या कमियां हैं और क्या चीजें हमको और भी चाहिए, ठीक है। यानी नई बुकें वगैरह देखिए लोग मंगाते हैं कि नहीं अभी ये पुराना भी है और नया भी है लेकिन इस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो शिक्षण सामग्री का मतलब एक तरीका मैं बता रही हूँ। और उसके बाद में फिर आपका सेकंड हो जाएगा, इसमें मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन मतलब कि हाँ अब ये चीजें हो गई हैं, ये बुक आ गई है, अब इसको मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। उसके बाद में फिर थर्ड नंबर पे पुनर्शिक्षण, ठीक है। यानी आपका फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो पुनर्शिक्षण, तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। यानी शिक्षण प्रक्रिया जो ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये आपका हो गया पूरा, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है जो है कि CIET का निम्नलिखित में से क्या सूचक है, यानी CIET स्टैंड फ्रॉम, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो अभी ये हायर एजुकेशन में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। CIET का जो फुल फॉर्म है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। तो जो हायर एजुकेशन है उसमें टीचर का क्या रोल है ये बताना है। तो इसमें क्या है, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना है, या विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना है, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित देना है, अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना है। तो फ्रेंड जो हायर एजुकेशन लेवल जो होता है हमारा, उसमें एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो जो है विद्यार्थियों में क्या होती है, स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, ठीक है, यानी उनका डेवलपमेंट करना। तो ये हो गया प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, ठीक है, यानी वो खुद ही अपना पढ़ने लगे, उसके अंदर ये जागृति पैदा कर देना, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम लोग PhD वगैरह करते हैं तो अपने गाइड के अंडर में रहते हैं, तो हमारे गाइड क्या कहते हैं कि जाइए इसको सर्च कीजिए, ठीक है, इसको लिख के लेके आइए अपना, ठीक है। तो हम लोग सर्च करते हैं, अपना क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर गलत होता है फिर गाइड को दिखाते हैं कि सर देखिए हमने ये लिखा ये पढ़ा, तो फिर हमारे गाइड कहते हैं कि नहीं ये चीजें यहाँ पे गलत है, आप इनको सही करिए। तो ये क्या होता है, जो हमारा जो हायर एजुकेशन लेवल है उसमें विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये क्विज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। 2013 की जो फर्स्ट पेपर शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड था, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।